हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। बेटा हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर चुके थे, प्राइवेट पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस। मैंने चैप्टर एक बार बीच में से स्टार्ट कर दिया है बेटा, यानी कि लगभग शुरू के 3 पेज अगर आप छोड़ो, थर्ड पेज पे बेटा पेज नंबर 10 एक टॉपिक दिखाई दे रहा होगा, चेंजिंग रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। मैं आपको बता देता हूँ, मैंने ये टॉपिक शुरू करा हुआ है, ये भी बीच में से स्टार्ट किया हुआ है। अभी घबराना मत, जितना कल आपने पढ़ा है सब काम आएगा, सब कहीं ना कहीं लिखा हुआ है बेटा, अभी आपको पता लग जाएगा। ठीक है जी। अब मैं ये टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ, चेंजिंग रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर में पेज नंबर 10 पर। ठीक है जी। आप बस मेरे को आगे आने वाली हेडिंग बताते जाना बेटा, और चर्चा करते चले जाएंगे, फिर एक बार रीड करेंगे बैठकर बहुत आराम से। पहले मैं टॉपिक का मतलब बता दूं बेटा, नाम है चेंजिंग रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। कह रहा है पब्लिक सेक्टर का रोल बदल रहा है। बाबू देखो, पुराने जमाने में जो पब्लिक सेक्टर था ना, उसकी ना कैरेक्टरिस्टिक ही अलग थी। मेरी नज़र में जो पुराने जमाने में बेटा पब्लिक सेक्टर था ना, वो उसमें क्या क्या होता था? चोरियां, ठगियां और कुछ नहीं होता था। लीकेज, पिलफरेज, इनएफिशिएंसी, करप्शन, सारे ऐसी कैरेक्टरिस्टिक थी। लीकेज मतलब छोटी मोटी चोरी, पिलफरेज मतलब बहुत बड़ी चोरी, करप्शन, इनएफिशिएंसीज, और मैं आज भी देखता हूं बेटा। ठीक है ना, आपको तो अंदाजा नहीं होगा, मैं आपको बता देता हूं बेटा। पुराने जमाने में बीएसएनएल काम किया करता था, ठीक है ना, और गवर्नमेंट ने एक्सक्लूसिवली रिजर्व किया हुआ था बीएसएनएल को बेटा, कि मैं ही डील कर सकती हूं और कोई टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज में नहीं जा सकता। ठीक है। और बताऊं बीएसएनएल की कैरेक्टरिस्टिक बेटा, अगर गलती से आपको टेलीफोन कनेक्शन चाहिए होता था ना, और आप अप्लाई करते थे, तो लग जाता था टेलीफोन कनेक्शन 1 से 1.5 साल में। हाँ, तो आपने तो देखा नहीं वो जमाना, मैंने तो देख रखा है भाई। 1 से 1.5 साल से पहले बेटा कोई टेलीफोन कनेक्शन लगता नहीं था। दूसरी बात, अगर बेटा गलती से आपकी वायर टूट गई ना घर के लैंडलाइन कनेक्शन की, और आपने बेटा कंप्लेन लिखवाई, 2 महीने से पहले कोई आने नहीं वाला ठीक करने। तो बेटा इस लेवल की इनएफिशिएंसीज देखने को मिलती थी। और आज भी आप इंडियन रेलवे में देख लो बेटा, इनएफिशिएंसीज। कितने लोग बेटा टिकट्स के साथ ट्रैवल करते हैं, आपको भी पता है, हमें भी पता है। जहां कहीं भी पब्लिक सेक्टर नजर आता है ना, वहां इनएफिशिएंसीज, कमियां तो भाई नजर आती हैं। करप्शन आपको पता ही है बेटा, कितने कितने फ्रॉड हुए हैं बेटा किस किस पब्लिक सेक्टर में, हिस्ट्री भरी पड़ी हुई है बेटा। ठीक है ना, ये घोटाला और वो घोटाला पता नहीं कितने हो गए इंडिया में। ठीक है ना, और लोगों ने तो किसी को नहीं छोड़ा भाई। कॉमनवेल्थ घोटाला हुआ था, पता है आपको? कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे दिल्ली में, ये पता है आपको? किस किस लेवल के घोटाले करे, चलो इसका जिक्र ही कर दो अगर अब आ ही गया तो। बेटा कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे। कॉमनवेल्थ क्या होता है? एक दिन बताया था कॉमनवेल्थ का मतलब। अगर मैं पूछता हूं ना किसी से कॉमनवेल्थ गेम्स क्या होता है, आधी तो दुनिया तो ये बोलती है बेटा कॉमनवेल्थ, जब सारे देश कॉमनली पैसा डाल के बेटा गेम्स ऑर्गेनाइज करते हैं तो कॉमनवेल्थ होता है। कॉमनवेल्थ क्या होता है बेटा? कॉमनवेल्थ गेम्स उन कंट्रीज के बीच में होते हैं बेटा जिनके ऊपर ब्रिटिशर्स ने रूल किया है कभी ना कभी। और आपको बता देता हूं बेटा, मैं जब यूपी बोर्ड में पढ़ा करता था 9th 10th हिस्ट्री, तो बेटा हमारे यहां पर एक कोटेशन आती थी कि महारानी विक्टोरिया के राज में ना कभी अंधेरा नहीं होता। और ऐसा इसलिए बोला जाता था बेटा, उन्होंने इतनी कंट्री पे रूल किया है बेटा कि अगर एक देश में सूरज छुप रहा होता था तो किसी ना किसी देश से सूरज जरूर उग रहा होता था। तो ये स्टेटमेंट दी जाती थी कि महारानी विक्टोरिया के राज में कभी अंधेरा ही नहीं होता। कम से कम 60 से 70 कंट्री पे ब्रिटिशर्स ने रूल किया है। इंडिया में एक बार बेटा इंडिया को होस्ट करने का मौका मिला कॉमनवेल्थ गेम्स, इतने बड़े बड़े घोटाले कर दिए सालों ने, टॉयलेट पेपर को भी नहीं छोड़ा। आपको तो अंदाजा नहीं होगा, मैं बताता हूं। अगर मान लो आप कोई ऐसी कुर्सी खरीदने चल दो, तो बेटा लेट्स सपोज कोई 800 रुपए के आसपास की आपको कुर्सी मिल जाएगी। ठीक है बेटा, और इन्होंने कॉमनवेल्थ के टाइम पर बेटा 10 लाख कुर्सियों की परचेज दिखाई। और ये नहीं दिखाया कि हम परचेज कर रहे हैं, कहते हैं रेंट पे हम कुर्सी खरीद रहे हैं, और एक दिन का रेंट है 10 लाख कुर्सियों का बेटा अप्रोक्सीमेटली 2000 रुपए। ऐसी कुर्सियों का एक दिन का रेंट दिखाया जो 800 रुपए की परचेज हो जाती है, 2000 रुपए। और बेटा महीना भर कॉमनवेल्थ गेम्स चले बेटा, हजारों करोड़ रुपए का फ्रॉड कर दिया कुर्सियों के रेंट में।
टॉयलेट पेपर में फ्रॉड, मिनरल वाटर में फ्रॉड, रूम रेंटिंग में फ्रॉड, जितने खिलाड़ियों के लिए रूम बुक करके दिए उसमें भी बेटा टैरिफ बड़े बड़े में दिखा रखे हैं बेटा, मतलब इतना बड़ा फ्रॉड हुआ था सर। और क्या करप्शन की बात करूं मैं, ठीक है ना, मतलब जहां कहीं भी पब्लिक सेक्टर होगा इनएफिशिएंसीज भरी पड़ी हैं, करप्शंस भरे पड़े हैं बेटा, लीकेज पिल्फरेज भरी पड़ी है। लीकेज मतलब होता है बेटा बहुत बड़ी चोरी, पिल्फरेज मतलब छोटी मोटी चोरी, और चोरियां करने के स्टाइल सबके अलग तरीके के। मैं तो भाई ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूं, ठीक है ना, बैंक में एम्प्लॉई हैं, बच्चे को प्रोजेक्ट वर्क मिला है, पेन ड्राइव में जाके ले जाएंगे बेटा और बैंक के सिस्टम में लगाएंगे, बैंक के प्रिंटर से प्रिंट कर लाएंगे 200-250 पेज। अ काइंड ऑफ चोरी। और किसे कहते हैं चोरी भाई, ये थोड़ी छोटी मोटी है बस, इसे मैं पिल्फरेज बोल सकता हूं, लेकिन लोगों ने हर तरीके की चोरी की है बेटा। सरकारी बैंक है ना, कुछ कहता ही नहीं था, लेकिन बेटा मैं बोलता हूं इतनी सारी कमियों के बाद भी कुछ चीजें ऐसी हैं बेटा जो सिर्फ पब्लिक सेक्टर कर सकता है। पब्लिक सेक्टर की परफॉर्मेंस रिमार्केबल है, ऐसी कोई चीज प्राइवेट सेक्टर नहीं कर सकता। चेंजिंग रोल का मतलब ही क्या बेटा, इतनी बुराइयों के बाद भी पब्लिक सेक्टर में कुछ तो अच्छाइयां हैं बेटा। जो काम सिर्फ पब्लिक सेक्टर कर सकता है कभी प्राइवेट सेक्टर ने किया ही नहीं, मुझे वो समझाना। टॉपिक का मतलब समझ में आया, बेस क्लियर हुआ बेटा। टॉपिक क्या है बाबू, पहली चीज जो सिर्फ पब्लिक सेक्टर कर सकता है कभी प्राइवेट सेक्टर कर ही नहीं सकता, हेडिंग का नाम है बेटा डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। यही है हेडिंग, बस आप हेडिंग बताते जाना, सामने देखते जाना, ज्यादा ही चर्चा करेंगे नोट्स से, पक्की बात है। नोट्स में तो कुछ भी नहीं लिखा होगा, जितनी बातें मैं बताऊंगा बेटा। डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, सब मेरी तरफ देख रहे हैं बेटा। मैं बोलता हूं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में बेटा इतने अरबों रुपए चाहिए कि प्राइवेट सेक्टर तो हेजिटेट कर जाता है कि मैं इतना पैसा लाऊंगा कहां से। और ये काम सिर्फ सरकार कर सकती है, कोई नहीं कर सकता बेटा। लगता तो है बेटा सरकार ने क्या किया है बेटा, मैं फायदे बता रहा हूं क्या किया सरकार ने बेटा। आप ये सोचना, आप जिस भी गली में रहते हो, एक लेन बनाने में एक्सपेंडिचर कितना आता है सोचो, एक रफ फिगर सोचते हैं बेटा। 20 लाख 25 लाख तो आता होगा, जबकि मैं कम ही बोल रहा हूँ, ज्यादा ही आता है। 25 लाख ही मानो तुम, ज्यादा मत मान। 25 लाख रुपए का एक्सपेंडिचर किया आपने एक लेन बनाने में। सोच कर देखो बेटा, सिर्फ एक मोहल्ले में कितनी गलियां होंगी, समझ में आएगा भी कैलकुलेशन। फिर ये सोच के देखो बेटा एक शहर में कितनी गलियां होंगी, और ये सोच के देखो बेटा देश में कितनी गलियां हैं, और ये सोच के देखो क्या इंफ्रास्ट्रक्चर में सिर्फ यही है देश में हमारे। कितने हाईवेज हैं, कितने रेलवे स्टेशन हैं, कितने पोर्ट्स हैं, कितने एयरपोर्ट्स हैं। सर समझ में आ रहा है, ये फिगर कैलकुलेट होने लायक नहीं है, कोई कर ही नहीं सकता कैलकुलेट बेटा। बाबू जो काम पब्लिक सेक्टर सरकार कर सकती है वो ऐसा काम किसी प्राइवेट सेक्टर में दम नहीं कर दे बेटा। इतनी इन्वेस्टमेंट चाहिए बेटा, इंडिया की सारी कंपनियां भी मिला दोगे ना, सारी की सारी, वो भी नहीं कर पाएंगी ये काम, इतना पैसा नहीं है उनके पास। समझ में आई बेटा बात। कहीं ना कहीं बेटा सरकार ने ये काम तो हमारे लिए अच्छा करा है ना, वर्ल्ड वाइड इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, सॉरी नेशन वाइड इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हमें डेवलप करके दिया बेटा। समझ आई बात, पहला रोल समझ में आया। सेकेंड हेडिंग का नाम क्या है बेटा, रीजनल बैलेंसेस। बेटा देखो प्राइवेट सेक्टर का ना काम होता है रीजन वाइज इम्बैलेंस क्रिएट करना। मैं आज आपको एक ऑप्शन देता हूं, मान लो बेटा आप एक बैंक खोलना चाहते थे, आपके पास फंड की कोई कमी नहीं है, और बाबू आपने आरबीआई के पास लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रखा था, और आज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आपको अप्रूवल दे दी। वो पहली सिटी जिसमें आप बेटा अपना पहला बैंक लॉन्च करना चाहते हो, सिटी का नाम बता दो। वो पहली जगह जहां आपको लगता है कि मेरी बैंक ब्रांच होनी चाहिए। आप प्राइवेट सेक्टर हो, मैं प्राइवेट सेक्टर हूं, प्राइवेट सेक्टर पैसों के लिए काम करता है बेटा। वो पहली जगह जहां ब्रांच होनी चाहिए, कहीं ना कहीं आपके दिमाग और मेरे दिमाग की एक ही सोच है, कोई ना कोई मेट्रोपॉलिटन सिटी। इट मे बी चेन्नई, इट मे बी पुणे, इट मे बी दिल्ली एनसीआर, इट मे बी बेटा बेंगलोर, इट मे बी हैदराबाद, कोई ना कुछ ऐसा ही नाम आ रहा होगा, मुंबई, कलकत्ता। सबके दिमाग में यही आ रहा है बेटा, मेरे दिमाग में भी यही आ रहा है, क्योंकि मुझे पता है बेटा ये शहर गढ़ हैं। मुंबई इज द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया, तो आप भी और मैं भी शुरुआत करना चाहेंगे बेटा मुंबई से। पहली ब्रांच मुंबई में, क्योंकि यहां बहुत डिपॉजिट आएंगे, बहुत लोन जाएंगे बेटा, कमाई होगी बढ़िया। आप भी यही सोच रहे हो, मैं भी।
बेटा लेकिन इस बात से सोचो, हम सब प्राइवेट सेक्टर की सोच एक जैसी है बेटा, हमें कभी भी कोई इंडस्ट्री सेटअप करने को मिलती है, कोई बिजनेस सेटअप करने को मिलता है, कोई बैंक एस्टैब्लिश करने को मिलता है, कोई सर्विसेज देने का मौका मिलता है, हम बेटा मेट्रोपॉलिटन सिटीज की तरफ भाग जाते हैं जो ऑलरेडी डेवलप है। तो बेटा जो डेवलप्ड सिटीज हैं बेटा वो और डेवलप होती जा रही हैं बेटा, और बेटा बैकवर्ड रीजन और बैकवर्ड। बाबू हम क्या कर रहे हैं, रीजन वाइज इम्बैलेंस क्रिएट कर रहे हैं। क्या सारे रीजन इकट्ठे चल रहे हैं बेटा? नहीं चल रहे। बैकवर्ड रीजन और बैकवर्ड हो रहे हैं बेटा, और बेटा शहर और तरक्की पे तरक्की करे जा रहे हैं बेटा। यही काम करता है प्राइवेट सेक्टर। लेकिन पब्लिक सेक्टर के एंगल से सोचो, सरकार क्या करती है। मैं बोलता हूं बेटा किसी गांव में चले जाओ, अगर एक बैंक है ना तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया होगा या पंजाब नेशनल बैंक होगा, दोनों सरकारी बैंक है। मुझे दिखाना बेटा किसी गांव में ब्रांच है क्या HDFC बैंक की, एक्सिस बैंक की, ICICI बैंक की, कोटक महिंद्रा बैंक की, यस बैंक की? ये सारे प्राइवेट सेक्टर बैंक है, एक भी नहीं होगा, कहीं नहीं दिखाई देगा किसी गांव में। पता है ना वहां कमाई नहीं मिलने वाली। सर प्राइवेट सेक्टर कमाई के लिए काम करता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए काम करता है, और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में आप रीजन वाइज इम्बैलेंस क्रिएट कर देते हो। लेकिन बेटा सरकार रीजन वाइज बैलेंस क्रिएट करने में लगी हुई है कि बैकवर्ड रीजन के लोग बेटा माइग्रेट ना करें सिटीज की तरफ, तो वो वहीं पर बेटा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी उनको दे रही है, वहीं बैंक एस्टैब्लिश कर रही है, वहीं सरकार इंडस्ट्री लगा रही है बेटा, ताकि वहां के लोग वहीं बने रहे। तो कहीं ना कहीं बेटा पब्लिक सेक्टर कोशिश करता है रीजन वाइज बैलेंस क्रिएट करने की। हमारा काम तो बिगाड़ना है बेटा बैलेंस। कुछ भी कह लो बेटा, आप इस रोल को इग्नोर नहीं कर सकते, ये सरकार ने किया आपके लिए। समझ आई दूसरी हेडिंग? ठीक है ना? समझ सब आ जाएगा बेटा, जब रीड करोगे 1 ही मिनट लगेगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आप पहले समझते चलो बेटा। थर्ड हेडिंग का नाम क्या है? इकोनॉमीज ऑफ स्केल। बेटा इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या होता है? कभी पढ़ा इकोनॉमिक्स में ये टर्म आपने अभी तक? किसी ने पढ़ी है इकोनॉमिक्स में अभी ये टर्म इकोनॉमीज ऑफ स्केल? चलो मैं बताता हूं बेटा। जब आप किसी चीज का मास स्केल पे प्रोडक्शन करते हो ना, तो बेटा पर यूनिट कॉस्ट लो आने लगती है, इसे बोलते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल। मैं एक सिंपल सी बात बोलता हूं बेटा, आप कोई फर्म हो और आप क्या कर रहे हो बेटा, रजिस्टर प्रोड्यूस कर रहे हो, अपनी नोटबुक। ठीक है, आप कोई फर्म हो बेटा जो नोटबुक प्रोड्यूस करती है बेटा, नोटबुक बनाती है और बेचती है। अगर मैं बोलूं किसी फर्म ने एक ही नोटबुक प्रोड्यूस करी, सर एक नोटबुक प्रोड्यूस करी ना, मेरा तो मानना यह है एक नोटबुक प्रोड्यूस करने में 10 नहीं 100 रुपए कॉस्ट आई होगी, ज्यादा भी आई होगी। जब आप किसी चीज का बड़े छोटे स्केल पे प्रोडक्शन करते हो ना, कॉस्ट बड़ी ज्यादा आती है बेटा। आपने बेटा अब एक नहीं प्रोड्यूस करी, 1000 प्रोड्यूस करी, कहीं ना कहीं बेटा थोड़ा तो सस्ता पड़ा होगा। अगर एक नोटबुक बनाने में 100 रुपए कॉस्ट आई, चलो एग्जांपल चेंज करता हूं, उससे ज्यादा क्लैरिटी होगी। मान लो बेटा Hyundai एक क्रेटा कार प्रोड्यूस करे, बस एक। अब समझ में आएगा, देखना कितने आराम से। एक क्रेटा कार प्रोड्यूस करे Hyundai, बस एक। पता है कॉस्ट कितने में आएगी? कई करोड़। कई करोड़। क्यों बेटा? बाबू जिसने डिजाइन दिया है वो इंजीनियर मांगेगा, भाई मैंने डिजाइन दिया है, सबसे पहले तो मेरे को पे करो 5 करोड़। 5 करोड़ आपने उसको पे कर दिए, रॉ मटेरियल खरीदा। आप किसी कंपनी से 5 टायर मांगोगे, क्या बार्गेन कर लोगे उससे? आप किसी कंपनी को कहोगे मुझे एक म्यूजिक सिस्टम चाहिए, एक एसी चाहिए कार के लिए, क्या बार्गेनिंग करोगे? कोई बार्गेनिंग होगी? कुछ बार्गेनिंग नहीं होगी, खरीदते रहो। आप तो रिटेलर की तरह काम कर रहे हो, एक एक चीज खरीद रहे हो बेटा। कहीं ना कहीं महंगा पड़ रहा होगा बेटा, कहीं कॉस्ट कहीं करोड़ जाकर आएगी। मान लो बेटा करोड़ आपको कॉस्ट की आई बेटा 5.5 करोड़ एक क्रेटा कार प्रोड्यूस करने की, और मैं बोलता हूं बेटा आपने 10,000 क्रेटा कार प्रोड्यूस करी। अगर बेटा आपने इंजीनियर को 5 करोड़ पे कर भी दिए, लेकिन उसके बदले में आपने 10,000 कार प्रोड्यूस कर ली, तो कहीं ना कहीं बेटा आपको कॉस्ट सिर्फ डिजाइन की कॉस्ट सिर्फ 5,000 रुपए एक कार की आई। डिजाइनिंग कॉस्ट सिर्फ 5,000 रुपए आई एक कार की बेटा। और बेटा बार्गेन 10,000 कार के लिए टायर खरीद रहे हो, बार्गेन होगा कि नहीं होगा बेटा? जिस कंपनी से टायर खरीदोगे, जिससे म्यूजिक सिस्टम खरीदोगे, कहीं ना कहीं बेटा कार की कॉस्ट कम हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? यही होता है इकोनॉमीज ऑफ स्केल। जब आप किसी चीज का मास स्केल पे प्रोडक्शन करते हो ना बेटा, तो कहीं ना कहीं बेटा कॉस्ट लो आने लगती है। यही बात मैं आपके एंगल से बोलता हूं। आपको एक रजिस्टर खरीदना है बेटा,
रिटेलर की दुकान पे जाते हो, एमआरपी 25 लिखा है, 30 लिखा है, वो उतना ही मांगता है, आप उतना ही देते हो। एक रजिस्टर में आप क्या बार्गेन करो? 12, 15, 20 खरीदने हैं, आप भी नहीं जाते बेटा रिटेलर की दुकान पे, आप भी सीधा मटिया में 25 एमआरपी लिखा, वो 23 के हिसाब से मांगता है, आप 23 के हिसाब से देने लगते हो। बेटा मैं बोलता हूं आपको, यू आर अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आपने बोला कि मुझे तो सारे सरकारी स्कूल में हर बच्चे को, पढ़ने वाले हर बच्चे को 10-10 रजिस्टर देने, आपने 1 करोड़ रजिस्टर का ऑर्डर दिया, 25 एमआरपी लिखा है, एमआरपी से कोई लेना देना है? आपको बहुत सस्ता मिलेगा कि नहीं? 1 करोड़ रजिस्टर मांग रहे हो। सर जब आप किसी चीज का बड़े स्केल पे प्रोडक्शन करते हो ना बेटा, कहीं ना कहीं पर यूनिट कॉस्ट लो आने लगती है, यही इकोनॉमीज ऑफ स्केल। चलो अब मैं बेटा मुद्दे को आगे बढ़ाता हूं, पहले इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब क्लियर कर दिया मैंने। सुनना सब मेरी तरफ देखना बाबू, नियर फ्यूचर आपने भी न्यूज सुनी होगी, मैंने भी न्यूज सुनी है कि बेटा इलेक्ट्रिसिटी प्राइवेटाइज्ड हो जाएगी। सुनिए आपने न्यूज, मैंने भी सुनी है कि इलेक्ट्रिसिटी को प्राइवेटाइज कर देंगे। अच्छा चलो मैं मानता हूं प्राइवेटाइज होगी, आपको क्या लगता है बेटा? सस्ती हो जाएगी बिजली और महंगी होगी? लिखवा लो जहां लिखवाना है, और महंगी होगी। क्यों बेटा? आप सोचो बेटा, अभी तक इलेक्ट्रिसिटी में गवर्नमेंट की मोनोपोली है। मोनोपोली समझते हो बेटा? मोनोपोली मतलब सिंगल सेलर, गवर्नमेंट इज द सिंगल सेलर, अकेले बेचती है सारी बिजली पूरे देश के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोड्यूस करती है। इतने मैसिव स्केल पे आप प्रोडक्शन करते हो और बिना प्रॉफिट कमाए जितनी कॉस्ट आपको बिजली की पड़ती है उस कॉस्ट पे बेच देते हो। अगर आपको 7 रुपए यूनिट पड़ रही है, 7.5 रुपए यूनिट पड़ रही है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 7.5 में ही बेच रही है। कब? जब इतने मैसिव स्केल पे प्रोडक्शन हो रहा है बेटा। और मैं बोलता हूं कोई भी प्राइवेट सेक्टर आएगा, पहले दिन तो बेटा पूरे इंडिया के लिए प्रोड्यूस कर नहीं सकता। अगर वो प्रोडक्शन स्टार्ट भी करे इलेक्ट्रिसिटी का, तो बेटा इनिशियली वो अपनी सर्विसेज स्टार्ट करेगा कुछ डिस्ट्रिक्ट से। ये तो नहीं कह देगा पहले दिन में पूरे इंडिया में बेचूंगा, इतनी इलेक्ट्रिसिटी तो प्रोड्यूस नहीं कर सकते बेटा। आपने प्रोड्यूस करनी शुरू करी, मान लो पहले 20 डिस्ट्रिक्ट के लिए, 20 डिस्ट्रिक्ट में सर्विस दी। सर जब आप 20 डिस्ट्रिक्ट के लिए आप प्रोड्यूस कर रहे होंगे इलेक्ट्रिसिटी, कहीं ना कहीं आपको महंगी पड़ेगी। क्यों बेटा? क्योंकि आप उतना मास प्रोडक्शन नहीं कर रहे जितना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर रही है। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 7.5 पड़ रही है कॉस्ट, आपको कम से कम 10 रुपए पर यूनिट पड़ेगी, तो बेचोगे कितने की? प्राइवेट सेक्टर तो पैसा भी कमाता है, वो तो कहेगा मैं तो 12 रुपए यूनिट बेचूंगा। सर कहीं ना कहीं मान जाओ कि गवर्नमेंट की वजह से हमें बड़े बेनिफिट मिल रहे हैं। पब्लिक सेक्टर की बुराई करना बहुत आसान है बेटा, लेकिन कई काम तारीफ के लायक हैं। हमें इकोनॉमीज ऑफ स्केल का फायदा मिलता है क्योंकि बहुत मैसिव स्केल पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है। समझ आई तीसरी बात? ऑल क्लियर? 3 बातें, कोई समस्या तो नहीं बाबू? चौथी हेडिंग का नाम क्या है? चेक ओवर कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर। लो जी बात को समझना बेटा। बाबू देखो, कहता है चेक ओवर कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर। देखो बेटा, जब भी प्राइवेट सेक्टर कमाएगा ना, पैसा कंसंट्रेट रहेगा इनटू द फ्यू हैंड्स। समझाने के लिए बेटा, मुकेश अंबानी बेटा जितना वो अर्न करता है उतना उसका खर्चा नहीं है। जितना वो कमाता है, जितना कमाता है उसका सिर्फ 50% खर्च देता होगा, बाकी 50% कहां जाता रहता है बेटा? जुड़ता रहता है, जुड़ता रहता है, जुड़ता रहता है। वो पैसा इकोनॉमी में कभी वापस नहीं आता। वो कमाता है, खर्चता आधा ही, आधा कहां जाएगा बेटा? जुड़ता ही रहेगा। इकोनॉमी में कभी पैसा ही वापस नहीं आता बेटा। और बाबू हम कभी नहीं चाहते, कोई भी देश कभी नहीं चाहता होता बेटा इकोनॉमी में पैसा वापस ना आए, क्योंकि बेटा ये बात समझ लो, एक इंसान का खर्चा दूसरे के लिए इनकम है, दूसरे का खर्चा तीसरे के लिए इनकम है, तीसरे का खर्चा चौथे के लिए इनकम है। हमारी इकोनॉमी इस प्रिंसिपल पे काम करती है। सुन लो, आपने खर्चा किया, मुझे फीस दी, आपका खर्चा मेरी इनकम। बेटा मैंने खर्चा किया, किसी और इंसान ने रिसीव करा, उसकी इनकम। उसने खर्चा करा, किसी और इंसान ने रिसीव किया, उसकी इनकम। हमारी इकोनॉमी तभी तक चल रही है जब तक हम खर्चा कर रहे हैं। आपको पता नहीं होगा बेटा, लास्ट ईयर इंडिया ने थोड़ा सा कोविड के टाइम पर लिक्विडिटी क्राइसिस फेस किया। क्यों बेटा? हर किसी को लग रहा था यार घर में बीमारी ना हो जाए, यार 5, 7, 10 लाख तो पड़े होने चाहिए। सबने जोड़ना शुरू कर दिया, खर्चे सबने बंद कर दिए बेटा, और एकदम से इंडियन इकोनॉमी में लिक्विडिटी क्राइसिस आया, कैश कम हो गया था बेटा। ये आपने शायद न्यूज में नहीं सुना बेटा, लेकिन ये न्यूज थी कि इंडिया में लिक्विडिटी क्राइसिस आ रहा है बेटा। कोई खर्च ही नहीं रहा पैसा, और जब कोई खर्चेगा नहीं बेटा, किसी दूसरे इंसान को इनकम नहीं मिलेगी, इकोनॉमी वहीं के वहीं रुक रही थी, ठप हो जाती बेटा।
ये तो हमारे ऊपर आरबीआई बैठा है बेटा, जो बहुत अच्छे मेजर रहता है, 10 लाख करोड़ रुपए इकोनॉमी में इंट्रोड्यूस करे लोन के मीडियम से बेटा, बहुत अलग अलग तरीकों से। तो बेटा कोई गवर्नमेंट ये नहीं चाहती कि इकोनॉमिक पावर कुछ हाथों में कंसंट्रेट हो जाए, पैसा इकोनॉमी में दोबारा ना आए, लेकिन बेटा प्राइवेट सेक्टर यही करता है। वो जो कमाता है बेटा सारा नहीं खर्चता, थोड़ा सा खर्चता है, थोड़ा सा जोड़ लेता है, इकोनॉमी में पैसा वापस नहीं आता। अगेन बेटा ये हमारी इकोनॉमी के लिए कोई बहुत अच्छे सिचुएशन नहीं है, खराब सिचुएशन है। यही सोचो बेटा गवर्नमेंट के एंगल से, बेटा हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बहुत बड़ी इनकम है, बहुत बड़ी इनकम। समझाने के लिए बोलूं, अकेला जीएसटी 12 लाख करोड़ रुपए कमा के देता है, अकेला इनकम टैक्स 15 लाख करोड़, 27 लाख करोड़ तो ये 2 टैक्स कमा के देते हैं, बाकी और बहुत है। लेकिन गवर्नमेंट के खर्चे क्या समझ रहे हो? अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टोटल में 50 लाख करोड़ कमाती है ना, खर्चती 60 लाख करोड़ है, 60 लाख करोड़। आपको क्या लगता है इतने सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है आपकी खुद की सिटी में, सोचना जरा सैलरी। सर इतने सारे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, सहारनपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी जिसको आप विकास प्राधिकरण बोलते हो, जीएसटी डिपार्टमेंट में इतने एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, नगर निगम में इतने एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में इतने एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, इनकी सैलरी कभी सोची? और वर्ल्ड बेटा नेशन वाइड सोचना, कितनी सैलरी, कितने सरकारी टीचर, कितने सरकारी डॉक्टर, गिनो तो सही। सैलरी में बेटा पसीने आ जाएंगे, और गवर्नमेंट के कितने खर्चे हैं। तो बेटा गवर्नमेंट के पास अगर पैसा आता है तो वो कभी कंसंट्रेट नहीं होता इनटू द फ्यू हैंड्स। गवर्नमेंट अगर 50 लाख करोड़ कमा रही है तो ये नहीं है कुछ जोड़ लेती है बेटा, ये सारा पैसा इकोनॉमी में दोबारा डाल देती है बेटा, दोबारा सारे खर्चे कर देती है सरकार। दिस इज चेक ओवर कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर। बेटा गवर्नमेंट जब भी कमाती है वो कंसंट्रेट नहीं करती कमाई, देयर इज अ चेक ओवर कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर। गवर्नमेंट दोबारा इकोनॉमी में सारा पैसा भा देती है बेटा। लेकिन प्राइवेट सेक्टर को सोचोगे तो प्राइवेट सेक्टर तो इकोनॉमी किसी भी दिन तबाह कर देगा। ये ऐसा रोल है बेटा जिसको इग्नोर ही नहीं किया जा सकता। सरकार ने इतने अच्छे काम किए आपके लिए। अभी तक 4 बातें समझ में आई। डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रा समझ आया था पहली हेडिंग, रीजनल वाइज बैलेंसेस, रीजनल बैलेंसेस समझ आया था आपको। फिर हमने बात करी बेटा इकोनॉमीज ऑफ स्केल की, फिर हमने बात करी चेक ओवर कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर की। बात ओके है बेटा। बाबू 5th हेडिंग इज इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। लो समझो बेटा, पुराने टाइम पर जो हम चीजें इंपोर्ट किया करते थे, जो हम कैपिटल गुड्स इंपोर्ट करते थे, मशीनरी इंपोर्ट करते थे, आज की तारीख में बेटा वी आर प्रोड्यूसिंग इन हाउस। हम इंडिया में ही प्रोड्यूस कर रहे हैं। हम कौन? प्राइवेट सेक्टर नहीं, गवर्नमेंट। और बेटा हम खाली प्रोड्यूस नहीं कर रहे, उन मशीनरी का सारे छोटे देशों को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बेटा हमने अपना इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट कर दिया। जो चीजें हम इंपोर्ट किया करते थे उनको इन हाउस बनाना शुरू कर दिया अपने ही देश में। और खाली बना नहीं रहे बेटा, पहले तो हम फॉरेन एक्सचेंज खर्च कर रहे थे। प्राइवेट सेक्टर का और काम क्या होता है बेटा? आपके हाथ में पैसा दे दो, हम लेविशली स्पेंड करते हैं बेटा, जहां जरूरत नहीं भी होगी वहां खर्च करते हैं बेटा। लेकिन बेटा गवर्नमेंट ऐसा नहीं सोचती। बाबू आपके हाथ में पैसा है, आप तो फॉरेन से कोई भी चीज मंगाना चाहोगे बेटा, फॉरेन एक्सचेंज खर्च करना चाहोगे बेटा, देश के ही तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व खत्म होंगे, इससे नुकसान तो देश को ही है ना। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सोचा नहीं, हम इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूट करेंगे। जो चीजें हम इंपोर्ट किया करते हैं उसको इन हाउस प्रोड्यूस करेंगे और उनका एक्सपोर्ट करेंगे। फॉरेन एक्सचेंज खर्चेंगे नहीं, कमा के देंगे देश को। अगेन बेटा ये भी बहुत बढ़िया रोल है गवर्नमेंट का। 5 बात समझ आई? क्लियर है बिल्कुल? रीड करके बताना शुरू से, पेज नंबर 10 से शुरू हो जाओ और बेटा इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन तक पढ़कर बताओ समझ आया कि नहीं। बेटा पेज नंबर 11 पर इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन तक हमने रीड किया एक बार। बाबू 6th हेडिंग है गवर्नमेंट पॉलिसी टुवर्ड्स द पब्लिक सेक्टर सिंस 1991। गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या थी पब्लिक सेक्टर को लेकर 1991 में? प्राइवेटाइजेशन हुआ था ना, कल पढ़ा है ना सब मुझसे बेटा। सारी बात प्राइवेटाइजेशन की है 6th हेडिंग से लेकर आगे पेज नंबर 12 में ए हेडिंग, बी हेडिंग, सी हेडिंग। सी हेडिंग तक पढ़ दो, डी हेडिंग मैं पढ़वाऊंगा। सी तक सब समझ में आएगा, जो समझना है प्रॉब्लम मार्क करते चले जाना, भी प्रॉब्लम लूंगा।
सी हेडिंग तक रीड करके बताओ फटाफट से, आ जाएगा पड़ा हुआ काम। प्रॉब्लम बताना बेटा फटाफट से। एक मैं प्रॉब्लम बता देता हूं। 6th हेडिंग में ही बेटा ABC पॉइंट दिए गए हैं पेज नंबर 11 पे। सी पॉइंट पड़ा होगा यहां पर, आपको एक बार तो अटपटा सा लगा ही होगा। ब्रिंगिंग डाउन द गवर्नमेंट इक्विटी इन ऑल द नॉन स्ट्रेटेजिक PSUs टू 26% और लोअर नेसेसरी। बेटा सामने देखना मेरी तरफ, जब आप प्राइवेटाइजेशन कर रहे थे तो बेटा गवर्नमेंट की इक्विटी को बेटा आप रिड्यूस कर रहे थे 49% और लेस, ऐसा ही कर रहे थे ना बेटा। लेकिन इसने बोला कुछ नॉन स्ट्रेटेजिक PSUs थी जिसमें गवर्नमेंट का कंट्रोल 26% और लेस कर दिया था। बेटा देखो अभी मैं आपको ये नहीं बता सकता क्या स्ट्रेटेजिक PSUs क्या नॉन स्ट्रेटेजिक PSUs, ये आपको रट लो कि कुछ नॉन स्ट्रेटेजिक PSUs थी जिसमें कंट्रोल 26% या उससे कम था। ठीक है, ये थोड़ा अटपटा हो सकता है। आगे बढ़ना और बताओ प्रॉब्लम क्या है, किसी की कोई समस्या है इसके अलावा? यार ऐसा तो नहीं मैं मान सकता सबको सब कुछ समझ आ गया हो। पूछ लो भाई कोई पॉइंट, नहीं तो मैं पूछूं, मैं पूछ लूं, या तो आप पूछ लो या मैं पूछ लेता हूं। ऐसा कर लो, आपने पूछना है मैंने? हाँ मैं तो इंतजार कर रहा था कोई पूछे। बेटा बी हेडिंग का 5th पॉइंट यही कह रहा है ना भाई। बी हेडिंग का 5th पॉइंट डिस्करेजिंग गवर्नमेंट्स मोनोपोली। देख अंश क्या होता था, जब तक गवर्नमेंट PSUs को कंट्रोल करती थी बेटा 17 PSUs ऐसी थी जिसमें गवर्नमेंट का कंट्रोल 100% था। मैंने बोला था ना 17 इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट ने एक्सक्लूसिवली अपने लिए रिजर्व करी थी। 17 इंडस्ट्री, एक्सक्लूसिव मतलब सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट, यानी कि 100% शेयर गवर्नमेंट के। अगर 100% शेयर गवर्नमेंट के और गवर्नमेंट कह रही है मैं किसी को एंट्री नहीं करने दूंगी, यानी कि गवर्नमेंट ने अपनी मोनोपोली एस्टैब्लिश कर ली। और एक बात बताऊं, मोनोपोली का हमेशा नुकसान होता है देश को, हमेशा नुकसान होता है कंज्यूमर को। क्यों बोल रहा हूं मैं ये बात? मैंने BSNL का भी एग्जांपल दिया। सर क्या हुआ था अगर आपकी BSNL मोनोपोली दी, आपने काम करके दिया देश को, 2-2 साल में आप एक एक कनेक्शन लगाते थे, 2-2 महीने में आप किसी की प्रॉब्लम सुनते थे। और बेटा जब से आपने बेटा अपनी मोनोपोली हटाई टेलीकम्युनिकेशन में, भारती एयरटेल एंटर हुई, आइडिया, वोडाफोन, टाटा डोकोमो और पता नहीं कौन कौन सी कंपनियां एंटर हुई। वेयर इज BSNL नाउ? कोई पूछता है BSNL को? कहां बेटा 2 साल में एक कनेक्शन लगाते थे, कहां आज की तारीख में हर कोई एक रिपीटेड मैसेज रिसीव करता होगा कि बाबू एक सिम खरीद लो, फ्री में खरीद लो, साथ में 150 रुपए का टॉक टाइम भी दे देंगे, साथ में इतना नेट भी दे देंगे। ये होता है जब कंपटीशन होता है, हमेशा कंज्यूमर का भला होता है। दूसरी बात बेटा मोनोपोली से ना कभी भी कोई भी कंपनी मॉडर्नाइजेशन की तरफ नहीं जाती, कुछ अपडेट ही नहीं करती। अगर आपको पता हो बेटा, जो ओल्ड यूजर ऑफ कार है ना उनको बहुत अच्छे से पता है बेटा, टाटा फिएट एंड एम्बेसडर वर द 2 ओनली कार्स इन इंडिया। एम्बेसडर गाड़ी 1980 में आई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मोनोपोली होती थी, 1990 तक एक अपडेट ही नहीं करा। वही एम्बेसडर बेटा सारे पुराने फीचर 10 के 10 साल। और आज जब प्राइवेटाइजेशन हो गया, रोज मार्केट में नई गाड़ी आती है बेटा, कितने अपडेशन के साथ। एक साल में क्रेटा, अगले साल की क्रेटा कितने फीचर बदल देती है। 10 साल तक गवर्नमेंट ने बेटा एक फीचर नहीं बदला। तो बेटा प्राइवेटाइजेशन का एम क्या था? गवर्नमेंट की मोनोपोली को डिस्करेज करना, क्योंकि मोनोपोली ने नुकसान ही दिया होगा, देश को कोई फायदा नहीं देता। क्लियर? मैं वेट करता रहता हूं कोई पूछे, मैं कुछ बताऊं, तुम पूछते ही कुछ नहीं, तुम एक लाइन पढ़ के खुश रहो। चलो जी ओके बेटा, बढ़े आगे। बेटा डी पॉइंट जो मैंने अभी तक नहीं पढ़ाया, MOU। बेटा डी पॉइंट पढ़ने के बाद कल हमने जितना पढ़ा था लगभग सारा कवर हो जाएगा, फिर आगे बढ़ेंगे। बेटा डी पॉइंट में लिखा गया है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। MOU मतलब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। और आज की तारीख में गवर्नमेंट ने बेटा हर PSU से MOU साइन कराया हुआ है। समझते हो बेटा? MOU मीन्स अ काइंड ऑफ एग्रीमेंट। बेटा जैसे प्राइवेट सेक्टर में टारगेट होते हैं, आज की तारीख में गवर्नमेंट ने बोला हुआ है पब्लिक सेक्टर जितने आप हो, आप सबके टारगेट है। और टारगेट पूरे नहीं हुए, जैसे बेटा प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां जाती हैं, इंक्रीमेंट रुक जाते हैं, सेम गवर्नमेंट कर देती है। बाबू आपको बता देता हूं, खैर मैं एक एग्जांपल देता हूं। आप देखते हो बेटा ट्रैफिक पुलिस चालान बनाती है, आपको पता है इनके टारगेट होते हैं।
जितने पिछले साल चालान बना लिए ना, इस साल उससे कुछ ज्यादा ही करने हैं, कम नहीं करने। अगले साल उससे कुछ ज्यादा करने हैं, फिक्स है टारगेट। और अगर आपने किसी साल अंडर परफॉर्म किया तो जिस साल अंडर परफॉर्म किया बेटा उसी साल फट्टे बिठा देगी गवर्नमेंट आपके, उसी साल सैलरी रुक जाएगी बेटा, उसी साल पता लग जाएगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने पिछले साल 5,000 करोड़ कमाया, आपको लगता है अगले साल अंडर परफॉर्म कर सकता है? करके तो दिखा। सर हर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के आज की तारीख में टारगेट है, और बेटा अगर टारगेट परफॉर्म ना हुए या आपने अंडर परफॉर्म किया तो नौकरी तक जा सकती है। ये है एमओयू, रीड करना फटाफट से बताना। आज के लिए इतना ही रखते हैं यार, थोड़ी जल्दी छुट्टी कर रहा हूं, ठीक है ना? कल थोड़ा ज्यादा कर लेंगे, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं बच्चों। बाय बाय।